जय हिंद, जय भारत। नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज यूट्यूब चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, समान हिंदी की आज 9वीं क्लास है और वर्णमाला की आज तीसरी क्लास है। यानी कि इससे पहले पहला चैप्टर स्टार्ट किया गया था भाषा विज्ञान, और भाषा विज्ञान नामक चैप्टर बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करा दिया गया था। दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया गया है वर्णमाला। वर्णमाला में पहली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, और भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है और सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है। इन सभी बिंदुओं पर हम लोग बात किए थे। दूसरी क्लास यानी कि पिछली क्लास में हम लोग देखे थे स्वर वर्णमाला किसे कहते हैं, कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार परिभाषा देखे थे। उसके बाद स्वरों में हम लोग लिंग देखे थे कि किन किन स्वरों में स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग है, और किन किन स्वरों में पुल्लिंग है, ये हम लोगों ने देखा था। उसके बाद स्वर देखे थे, और स्वर के बाद हम लोग स्वर के भेद को देख रहे थे, और 3 भेद को भी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। यानी कि अगर आप पिछली क्लास नहीं देखें, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में ही है। आप पिछली क्लास जरूर देख के उसके बाद इस क्लास को देखेंगे तो और भी बेहतर समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, यहां से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन पिछली क्लास थोड़ा से देखे रहेंगे तो आपका बैकग्राउंड अच्छा रहेगा, तो बहुत ही बेहतरीन आपको समझ में आएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप रोज की तरह, डेली की तरह कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे, इसको नोट करते हुए चलेंगे। देखिए, अभी दरअसल क्लास में लेने जा रहा था, तभी अचानक से लाइट कट गई, और इसीलिए क्या हुआ कि अब लिखने जा रहा था तो अब इसको लिख ही दिया, तो इसीलिए, नहीं बाकी आपको परेशान करने के लिए नहीं लिखा गया है। मैं पहली ही क्लास में आप जानते हैं कि साथ साथ लिखते हुए चल रहे हैं, तो इसमें कोई समस्या की बात, आपको लिखने में कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा ईमानदारी से लगे रहिए, अन्यथा आप बाद में बहुत ही ज्यादा पछताने वाले हैं। क्योंकि अगर आपका लक्ष्य है, जैसे मान लीजिए किसी का उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर है या आरओ का पेपर है, तो आप देखिए निरंतर बने रहिए। क्योंकि आप लोग, होता क्या है कि जैसे उत्तर प्रदेश परीक्षा, पुलिस की परीक्षा रद्द हो गई है, आरओ की परीक्षा रद्द हो गई है, तब कुछ लोग सो गए हैं। अब कुछ लोग सो गए हैं, अब जब अचानक से एग्जाम डेट आएगा, तुरंत पुनः जागेंगे। अब बताइए, पुनः जागेंगे तो 1 आध महीना, 1.5 महीना का समय मिलेगा, तो उतने में आपका क्या तैयार होगा। इसलिए आप पहले से तैयार रहिए। एग्जाम डेट जब भी आए, एग्जाम डेट आने के बाद केवल आप मॉडल पेपर सॉल्व करिए, प्रैक्टिस सेट करिए, अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करिए। इसके अलावा आप क्लास को भी जितना से ज्यादा हो सके, ज्यादा से ज्यादा क्लास नोट्स जो आप तैयार किए हैं, उस नोट्स को रिवीजन करिए। उस समय नया पढ़ने का मतलब यह है कि आप परीक्षा से बाहर हो रहे हैं, वहां पर आपको ये करना चाहिए कि आप जो पिछला पढ़ चुके हैं उसे आपको कंप्लीट करना चाहिए। लेकिन अभी भी देरी नहीं हुई है, आप क्लास से जुड़ सकते हैं, और पहली क्लास से आप लगातार देखेंगे तो बहुत ही बेहतर आपके लिए होगा। और ये सभी एग्जाम, जितना भी हिंदी के क्षेत्र में जो एग्जाम हो, चाहे जीडी का हो, चाहे एसएससी जीडी का हो, चाहे सीआरपीएफ कांस्टेबल का हो, या पुलिस का हो, या आप एसआई का दे सकते हैं। एसआई में 40 क्वेश्चन आता है, या आप टीचिंग एग्जाम में जैसे टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, या बिहार राज्य में अभी बीपीएससी का चल रहा है, जूनियर में 80 प्रश्न आता है, व्याकरण से अधिकांश प्रश्न रहता है, वो उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, डी तिलकर, एसबी, यहाँ पर आप देखेंगे टीजीटी, पीजीटी, जूनियर जो भी वैकेंसियां आती हैं, उन सभी में आप देखेंगे तो हिंदी का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो पहला चीज आपको ध्यान ये देना चाहिए, आप ईमानदारी से डेली देखिए, डेली का काम डेली आप करते जाएंगे तो आपको बहुत ही सरल लगेगा। अगर आप आज का छोड़ देंगे तो कल जाहिर सी बात है इकट्ठा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको खाना खाना है, क्या आप सुबह और शाम का इकट्ठा शाम को खा सकते हैं? कभी नहीं खा पाएंगे, केवल शाम का हिस्सा ही खाएंगे, थोड़ा बहुत एक आध रोटी ज्यादा खा सकते हैं, लेकिन संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से भोजन आप सुबह वाला शाम को एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो पढ़ाई होती है, अगर आप डेली का डेली आप करते जा रहे हैं, डेली जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उससे आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा लाभ होने वाला
वाला है। तो चलिए साथियों, आज ये की क्लास स्टार्ट करते हैं और अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों को इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम भूल जाते हैं बताने के लिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। तो ये आपका कर्तव्य है कि आपका जो करीबी मित्र हो, दोस्त हो, यार हो, उसके पास शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर, अगर सब्सक्राइब किए हैं तो उसे मत कीजिएगा, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, समान हिंदी की क्लास संख्या कौन सी है? 9वीं है। और वर्णमाला की क्लास संख्या कौन सी है? 3री है। और वर्णमाला में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्वर के भेद। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था स्वर। स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी की सहायता से होती है उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। या बिना या स्वतंत्रता पूर्वक होती है उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है। देखिए, जब अगली क्लास में मैं व्यंजन पढ़ाऊंगा आपको बहुत ही डिटेल से, तो व्यंजन वर्णों की जब हम लोग उच्चारण करने लगते हैं तो स्वरों की सहायता से उच्चारण करते हैं, लेकिन स्वर का उच्चारण हम किसी की सहायता नहीं लेते हैं, किसी की हेल्प नहीं लेते हैं स्वरों के उच्चारण करते समय। ये आपको ध्यान देना है, यानी स्वरों का उच्चारण करते समय किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए, स्वर के भेद हम लोग देख रहे थे। पहला, दूसरा, तीसरा भेद हम लोग देख चुके थे। देखिए, पहला भेद देखे थे, जन्म या उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। एक ह्रस्व स्वर होता है, दूसरा दीर्घ होता है, तीसरा मिश्रित होता है। ह्रस्व में आ, ई, उ, री आएंगे। दीर्घ में अगर आप देखेंगे दीर्घ आ आएगा, दीर्घ ई आएगा, दीर्घ उ आएगा। उसके बाद अगर आप संयुक्त में आप देखेंगे तो ए, आए, ओ, औ आएगा, 4 आएंगे। फिर उसके बाद आपको मात्रा के आधार पर बताया गया। मात्रा के आधार पे आपको देखिए उच्चारण में लगने वाला समय के आधार पे बताया गया। उसमें 3 होते हैं, एक ह्रस्व होता है, दूसरा दीर्घ होता है, तीसरा प्लुस होता है। ह्रस्व में वही सेम आएंगे, आ, ई, उ, री आएंगे, 4 वर्ण। उसके बाद दीर्घ में 7 वर्ण आएंगे, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ। उसके बाद आप देखेंगे ए, आए, ओ, औ आएंगे। उसके बाद प्लुस स्वरों की बात की जाए तो प्लुस स्वरों की संख्या 8 है और इनका उच्चारण इनके उच्चारण में सबसे ज्यादा समय लगता है और ह्रस्व स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद मात्रा के आधार पर फिर से देखा गया, उसमें एक मात्रिक स्वर होता है, एक अमात्रिक स्वर होता है। मात्रिक स्वरों की संख्या 10 है, जबकि अमात्रिक स्वर को उदासीन स्वर भी कहते हैं, उसकी संख्या 1 है, केवल और केवल ह्रस्व आ है, ये आपको ध्यान देना है। और ह्रस्व आ किसी व्यंजन वर्ण में लगा रहता है तो दिखाई नहीं देता है। से जितने स्वर वर्ण हैं वो किसी भी व्यंजन वर्ण में लगे रहते हैं, वो आपको सीधे सीधे दिखाई देते हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए चौथा भेद, स्वर के भेदों में हम लोग चौथा भेद देख रहे हैं, मुख के आकार या खुलने के आधार पर स्वर के भेद। यानी कि हम लोग जब स्वरों को बोलते हैं, जैसे आ, ई, उ, री, ये इस प्रकार से जो बोल रहे हैं, हमारा मुख किस प्रकार से खुल रहा है, किस प्रकार से हमारे मुंह का आकार बन रहा है, यही तो है इसका भेद। तो इस प्रकार से कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला होता है विवृत, दूसरा होता है समृद्ध, तीसरा होता है अर्ध समृद्ध, चौथा होता है अर्ध विवृत। ये कोई क्रम नहीं है, हम याद कराने की दृष्टि से इस क्रम में लगाए हैं। देखिए, विवृत किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख सबसे ज्यादा खुलता है उसे क्या कहते हैं? विवृत स्वर कहते हैं। जैसे आप बोलेंगे आ, जब आ बोलते हैं तो देखिए आपका मुख पूरा का पूरा खुल जाता है। इससे ज्यादा किसी भी स्वर को आप, कोई भी स्वर का आप उच्चारण करेंगे, इतना ज्यादा मुख किसी में भी नहीं खुलेगा। तो सबसे ज्यादा मुख किसमें खुलता है? आ में खुलता है। तो विपरीत में कौन आएगा? केवल और केवल आ आता है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख सबसे बड़ा खुलता है, यानी कि सबसे ज्यादा खुलता है, उसे क्या कहते हैं? विपरीत कहते हैं। और इसके उच्चारण में कौन आएगा? आ। आप बोलकर भी देख लीजिए, जहां बैठे हैं आप वहां पर बोलिए आ बोलेंगे आप, तो देखिए सबसे ज्यादा मुख खुलेगा, और इन सभी को बोलेंगे तो कम खुलेगा। देखिए समृद्ध, समृद्ध में आप देखिए जिन वर्णों का उच्चारण सब करते समय मुख सबसे कम खुलता है उसे क्या कहते हैं? समृद्ध करते हैं। उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है उसे क्या कहते हैं? समृद्ध कहते हैं। जैसे आप ई, ई, उ, री, री आप बोलिए, देखिए ई, ई, उ, मतलब मुख बहुत ही कम हल्का से खुला हुआ होता है बस, जबकि यहाँ पर आ में आ पूरा का पूरा मुख खुल गया, जबकि यहाँ पर बहुत हल्का थोड़ा से खुला रहता है। अगर आप मुख को बंद कर देंगे तब भी थोड़ा थोड़ा बोल सकते हैं। जैसे
थोड़ा बहुत खोले रहेंगे, रे इस प्रकार से थोड़ा से खोले रहेंगे, लगभग बंद रहता है। तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, समृद्ध। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न में पूछा जाता है। ये स्वर में अगर आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट यही भेद है, मुख के आकार के आधार पर स्वर के भेद। फिर अर्ध समृद्ध की बात की जाए तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख आधा बंद रहता है उन्हें अर्ध समृद्ध कहते हैं। देखिए ए ओ, यहां पर आप देखिए अंदर से बाहर की ओर बोल रहे हैं ए ओ, जबकि यहां पर जिन वर्णों के उच्चारण में मुख आधा खुला रहता है उन्हें क्या कहते हैं, अर्ध विपरीत कहते हैं। आए आओ, आए आओ, आए आओ आ। देखिए आए आओ ऊपर से नीचे की ओर बोल रहे हैं, आए आओ आ, लेकिन यहां पर देखिए अंदर से बाहर की ओर ए ओ। तो यहां पर देखिए मुख आधा बंद है, ए ओ, यहां पर देखिए मुख आधा खुला है, आए आओ। देखिए आधा से ज्यादा तो देखिए आए आओ, यहां पर आधे से कम, मतलब कि मुख आधा बंद रहता है यहां पर, आधा यहां पर खुला रहता है। ये आपको ध्यान देना, आधा से अधिक ही खुला रहता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, याद रहेगा। तो देखिए मुख के आकार या खुलने के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं। पहला विपरीत होता है, दूसरा समृद्ध होता है, तीसरा अर्ध समृद्ध होता है, चौथा अर्ध विपरीत होता है। विपरीत किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख सबसे ज्यादा खुलता है, किसका है, और समृद्ध किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है। छोटी ई ह्रस्व ई है, दीर्घ ई है, ह्रस्व ऊ है, दीर्घ ऊ है, उसके बाद री है। फिर अर्ध किसे कहते हैं, जिसमें आधा बंद रहता है मुख, ए ओ। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे आधा खुला रहता है, आए आओ आ। कैसे याद करेंगे, देखिए सबसे पहले दीर्घ आ आएगा, दीर्घ आ के बाद कौन आएगा, ह्रस्व ई, बड़ी ई, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ, री आएगा। उसके बाद देखिए री के बाद क्या आता है, ए आता है, ए के बाद आप ओ। संस्कृत अगर व्याकरण पढ़े होंगे तो उसमें ए के बाद ओ आता है, ए के बाद ओ आता है, आय के बाद औ आता है, और सबसे लास्ट में देखिए यहाँ पर आ नहीं है छोटा, इसलिए यहाँ पर हम लोग रख देंगे। तो इस प्रकार से आप क्रम से याद कर सकते हैं। देखिए ये तो चौथा भेद हो गया। पांचवें की बात की जाए तो ओष्ठ के आकार या मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद, मतलब कि जो आपका ओठ है, जो आपका होठ है उसके आकार के आधार पर कहा जा रहा है, यानी कि बोलते समय आपका ओठ की आकृति किस प्रकार से बन रही है उसे कहा जा रहा है। देखिए कुछ इसी का देखिए 4 नाम है, चाहे आप वर्तुल कहिए, चाहे वृत्ताकार कहिए, मतलब जैसे आपका नाम, आपका मान लीजिए घर का नाम मंगरू है, विद्यालय का नाम अगरू है, इस प्रकार से 4 नाम आपका है। उसी प्रकार से इसका वर्तुल, वृत्ताकार, वृत्तमुखी और कौन होता है, गोलाकार। यहाँ पर देखिए इसका भी 4 नाम है, प्राश्रित, आवृत्ताकार, आवृत्तिमुखी और अर्धगोलाकार। देखिए इसी का वर्तुल और प्राश्रित याद करिएगा, बाकी वही सेम है। वृत्ताकार, यहाँ पर आवृत्ताकार, यहाँ पर वृत्ताकार, यहाँ पर आवृत्ताकार, यहाँ पर वृत्तमुखी, यहाँ पर आवृत्तमुखी। देखिए यहाँ पर आ जुड़ रहा है, यहाँ पर आवृत्ताकार, यहाँ पर देखिए आवृत्तमुखी, यहाँ पर देखिए वृत्ताकार है तो यहाँ पर आवृत्ताकार, यहाँ पर देखिए वृत्तमुखी है तो यहाँ पर आवृत्तमुखी, यहाँ पर गोलाकार है तो यहाँ पर अर्धगोलाकार। अब बोलकर आप देख लीजिए, आप इन चारों वर्णों को जब बोलेंगे तो आपका जो ओंठ है ना बिल्कुल गोल हो जाएगा। बोलिए, शीशा ले लीजिए, उसके बाद सामने रखकर बोलिए। आप देखिए उ ओ औ, ओठ बिल्कुल आपका गोल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए इसे क्या कहा जा रहा है, वृत्ताकार, यानी वृत्त के आकार में आपका ओठ यहाँ पर गोल हो जा रहा है, जबकि यहाँ पर आपका ओठ गोल नहीं होगा। जय बोल लीजिए, आ दीर्घ आ, ई दीर्घ ई, री ए आए। आप देखिए मतलब कि ये गोला यहाँ पर नहीं बन रहा है, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं गोला बन जा रहा है। आप शीशा ले लीजिए, बैठ जाइए, आराम से देखिए। देखिए उ आओ जब बोलेंगे आप तो ओठ आपका गोला हो जाएगा, जबकि आप यहाँ पर बोलेंगे तो आपका ओठ गोला नहीं होगा। तो इस प्रकार से कितने भेद हो गए, 5 भेद हो गए, ये आपको ध्यान देना है। कितने भेद हो गए भैया, 5। चौथा ये है, 5वां 3 पहले हम लोग देख चुके हैं। अब मात्र 2 है, बहुत ही छोटा छोटा है, उसको भी इसी क्लास में देखकर हम लोग स्वर को कंप्लीट कर लेते हैं। क्लियर है, स्वर को हम लोग क्या करेंगे, आज ही के क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। कल की क्लास में ही कंप्लीट हो जाता है, लेकिन क्लास बहुत लंबी हो जाती है, इसीलिए उसको वहीं पर रोक दिए थे। तो जिह्वा उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद। छठा, जिह्वा उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर
के भेद। तो इस आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भैया? इस आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। इस आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। एक आप देखेंगे अग्र स्वर होता है। कौन सा होता है? अग्र स्वर होता है। दूसरा आप देखेंगे मध्य स्वर होता है। कौन सा होता है भैया? मध्य स्वर होता है। और तीसरा अगर आप देखेंगे तो पश्च स्वर होता है। ये 3 प्रकार से होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। देखिए मध्य स्वर में केवल और केवल एक आता है, ह्रस्व आ आता है। ये आपको याद रखना। कौन आता है? ह्रस्व आ आता है। और इसमें आप देखेंगे तो कौन कौन आते हैं? दीर्घ आ आता है, उ आता है, दीर्घ उ आता है, और री भी आता है यहीं पर ना, री भी आता है, ओ आता है, औ आता है। यहां पर आप देखेंगे री भी आता है, ओ औ आता है, यहां पर ध्यान देना है। बाकी जो बचे हैं ई ए आए इसमें आ जाएंगे। ई, दीर्घ ई, ए आए, ये 4 कहाँ आ जाएंगे? अग्र स्वर में। तो गिन लीजिए। देखिए 5 5 4 कितना है? 3 दूना 6, 6 4 10, 1 11 स्वर हो गए, आपका कंप्लीट हो गए। तो देखिए आपसे पूछा जाए जिह्वा उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं भैया। एक अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर होता है, पश्च स्वर होता है। देखिए जैसे आपकी मान लीजिए ये जीभ है, यहाँ पर आप देखिए जैसे मान लीजिए ये आपकी जीभ है, तो जीभ है तो यहाँ पर देखिए ये अग्र हिस्सा है, तो इसे क्या कहेंगे? अग्र स्वर। आगे का भाग है तो इसे क्या कहेंगे? अग्र स्वर। और अग्र स्वर में आते कौन है? ई, दीर्घ ई, ए और ऐ आता है। बीच वाला जो भाग है इसे कहेंगे मध्य स्वर। क्या कहेंगे भैया? मध्य स्वर कहेंगे। यहाँ पर केवल और केवल ह्रस्व आ जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे जीभ का पीछे वाला पोर्शन क्या है? पश्च स्वर है। यहाँ पर आप देखेंगे दीर्घ आ आता है, उ आता है, दीर्घ उ आता है, री आता है, ओ आता है, और कौन आता है? औ आता है। ये आपको ध्यान देना है। इस प्रकार से याद रखिए। देखिए जीभ है आपकी, जीभ अग्र, अग्र में ई, दीर्घ ई, ए ऐ आएगा। मध्य में कौन आएगा? आ आएगा। पश्च में कौन आएगा? दीर्घ आ, उ, दीर्घ उ, री, ओ, औ आएंगे। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? फिर उसके बाद अब लास्ट देखिएगा, जीभ पेशियों के तनाव के आधार पर स्वर। एक लास्ट देख लीजिए 7वां, जीभ पेशियों, जीभ पेशियों के तनाव के आधार पर, तनाव के आधार पर स्वर के भेद। बहुत ही छोटा सा है, 2 होते हैं। एक तो शिथिल होता है, दूसरा कठोर होता है। एक कौन होता है? शिथिल होता है, और दूसरा कौन होता है भैया? कठोर होता है। एक शिथिल होता है, दूसरा कौन सा होता है? कठोर होता है। शिथिल में आप देखेंगे छोटा आ आता है, और कौन आता है? ओ। ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ। इसमें अगर आप देखेंगे दीर्घ आ, दीर्घ ई, और कौन आएगा? दीर्घ उ। बस इतने ही, यही स्वर के भेद है। तो ये आपको ध्यान देना है। बहुत ही छोटा सा ये टॉपिक था स्वर वाला। कल की क्लास में 3 भेद हम लोग देख चुके थे, आज की क्लास में हम लोग 4 भेद देख चुके, यानी कि टोटल 7 भेद हम लोग स्वर के बारे में जाने। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे व्यंजन के बारे में, लेकिन एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं, रिवीजन करा देते हैं। देखिए जिह्वा उच्चारण के स्थान पर स्वर के कितने भेद हैं? 3 है। पहला कौन सा है? अग्र स्वर। दूसरा मध्य स्वर। तीसरा कौन सा है? पश्च स्वर। देखिए अग्र स्वर में कौन कौन आएंगे? ह्रस्व ई आएगा, दीर्घ ई आएगा, ए आएगा, ए। देखिए आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि मध्य स्वर में, मध्य स्वर के अंतर्गत आता है, ऑप्शन में 4 दे देगा तो कौन आएगा? ह्रस्व आ आता है। क्यों? ऐसे जीभ बना लीजिएगा, इस प्रकार से याद कर लीजिएगा। अग्र में कौन कौन आएगा? ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ए आएगा। मध्य में कौन आएगा? केवल आ आएगा। और पश्च में कौन कौन आएंगे? दीर्घ आ, उ, और दीर्घ उ, री, ओ, औ। इस प्रकार से आप याद कर लीजिएगा। और तनाव, जीभ पेशियों के तनाव के आधार पर स्वर के भेद अगर की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए शिथिल है और कठोर। यहाँ पर 6 ही वर्ण याद करना है। शिथिल में ह्रस्व आ, ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ आ जाएगा। और कठोर में दीर्घ आ, दीर्घ ई, और दीर्घ उ आ जाएगा। बिल्कुल सरल है। इससे पहले मैंने आपको बताया
कि मुख के आकार के आधार पर स्वर के भेद, उसमें 4 होते हैं। एक विवृत होता है, समृत होता है, अर्ध समृत होता है, अर्ध विवृत होता है। तो विवृत में दीर्घ आ आता है, विवृत में मुख पूरा खुला रहता है, समृत में मुख लगभग बंद रहता है या सबसे कम खुला होता है। उसमें अगर आप देखेंगे तो ह्रस्व ई आता है, दीर्घ ई आता है, ऊ आता है, दीर्घ ऊ आता है, री आता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अर्ध समृत है, अर्ध समृत में ए और ओ आते हैं। और अर्ध विवृत देखेंगे तो आए, आओ और ह्रस्व आ जाता है। ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप देखेंगे वर्तुल और प्रसृत में अगर आप देखेंगे, यानी कि वृत्तमुखी, आवृत्तमुखी, गोलाकार, अर्धगोलाकार में अगर आप देखेंगे तो उ, ओ, औ, ये 4 वर्ण जो होंगे वो वर्तल होंगे, यानी कि वृत्ताकार के होंगे। शेष सभी जो वर्ण हैं आवृत्ताकार के होंगे, अर्धगोलाकार के होते हैं। तो यही तो 4 भेद बचे हुए थे स्वर के, और उसे मैं आपको कंप्लीट करा दिया। बहुत ही छोटी सी क्लास थी, इसे आप 2-3 बार सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। देखिए बात यह है कि आप नोट्स बना रहे हैं कि नहीं, ये आपको ध्यान देना है। नोट्स बनाएंगे तो आपको बार बार क्लासें नहीं देखनी पड़ेगी, नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको देखना ही पड़ेगा। और इसलिए आप देखिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप निरंतर लगे रहिए, क्योंकि बिना आप पढ़े किसी भी एग्जाम को निकाल नहीं सकते हैं, यही कड़वा सत्य है। तो इसलिए आप ध्यान दीजिए कि आज से ही आप जाग जाइए। अगर सोए हुए हैं तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस देख लीजिए, पाठ्यक्रम देख लीजिए, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़िए, तैयारी करिए। अपना जो चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसको प्रैक्टिस करिए, जो कंप्लीट नहीं है उसे कंप्लीट करिए। हिंदी आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा ही रहा हूं, आपके एग्जाम के पहले कंप्लीट भी हो जाएगा। एग्जाम का डेट अभी नहीं आया है, और 2-3 महीने 3 महीने से पहले अभी एग्जाम भी नहीं होगा आपका, ये आपको ध्यान देना है। क्लियर है? तो चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।